गुड आफ्टरनून बच्चों। तो गुड आफ्टरनून मैम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट लोकेशन का हमारा सब कंप्लीट हो गया था। आज से सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट करना था। ठीक है, तो एक मिनट सप्लाई चेन से स्टार्ट करते हैं। ऐसे अगर ये तो रिवीजन का पार्ट चल रहा है, तो तुम लोगों को कोई आइडिया है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है कि भूल गए? बता रखा है, जानते ही हो, बताओ। पहले भी बताया था हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम इसमें प्रोडक्ट जो एक जगह से हम दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं कस्टमर तक, उससे उसमें जो मैम जो भी हम उसमें इस्तेमाल टूल्स टेक्निक्स, वो हम सप्लाई चेन में आता है। हाँ, बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखा जाए तो प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन में हम फिनिश गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं, तो वो गुड्स और सर्विसेज फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। भाई अगर तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए तो क्या होता है, उसको भी तो हम मंगाते ही है ना। तो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, मीन्स किस जगह से किस जगह तक हमें चाहिए होता है, जहाँ की भी हमारी नीड हो, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना ही हमारा कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई से तो समझ में आ रहा है कि गुड्स या सर्विसेज की, मैनेजमेंट भी समझ में आ रहा है कि हमें पूरा जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उसका एक फ्लो मेंटेन रखना है, उसको प्रॉपर मैनेज करना है कि जिस डेट पे ड्यू टाइम पे जरूरत हो, जहां भी रिक्वायरमेंट हो, वहां पे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती। ठीक है, बट चेन क्यों कहते हैं? चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक चेन वाली प्रोसेस होती है कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में या फिनिश गुड्स के फॉर्म में जिस जगह जहां से जरूरत हो, उस ओरिजिन प्लेस से उस प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज को उठा के जहां भी रिक्वायरमेंट हो उस जगह तक पहुंचाना। ठीक है, वो हमारा कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके नोट्स तुम लोग के गूगल क्लासरूम पे ऐड है। ठीक है, सिर्फ इतने तक के ही ऐड है, इसके आगे की आज हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो क्या है होता है, अब सप्लाई चेन बेसिकली अगर देखा जाए, इसे मैन्युफैक्चरिंग का या रिटेल किसी का भी एक क्रिटिकल फंक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका इस पूरे मैनेजमेंट या इस पूरी जो ये सर्विस होती है, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये जो फंक्शन है, इसका एक कह सकते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी उसके पार्ट्स है बिजनेस के या जो भी फंक्शंस है उन सभी पर। क्यों? क्योंकि खुद ही सोचो, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की बात कर रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल या जो भी हमारी जिस भी चीज की हम सप्लाई चाहते हैं या हमने डिमांड कर रखी है, अगर वो इन टाइम फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा। वो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और इस हैम्पर्ड प्रोसेस से हमारा आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि फिनिश गुड्स रेडी है, अब वो हम अपने रिटेलर के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर देखा जाए तो ये इसकी इसकी ही सक्सेस जो होती है वो हमारे बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, किन किन पॉइंट्स की वजह से वो भी अब देख लेते हैं। सबसे पहला है कस्टमर सर्विस। ऑब्वियस सी बात है, हम अगर इन टाइम सप्लाई प्रोवाइड करा पाएंगे कस्टमर्स को, उनकी नीड्स फुलफिल कर पाएंगे विद इन गिवन टाइम, शायद तभी हम कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, और उसी ही केस में हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो पाएगा, और शायद तभी वो एक लॉयल कस्टमर बन पाएगा कि वो किसी दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इस तरीके से कह सकते हैं कि क्या होता है, जो भी डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई की जाती है। हमेशा याद रखना, जो सप्लाई है वो बाद में आएगा, पहले डिमांड टर्म जनरेट होगा। अगर तुम लोग अपने इकोनॉमिक्स में भी तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, जब डिमांड होती है तभी किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विस की सप्लाई हो पाती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इस तरीके से कि सप्लाई करते वक्त किसी भी प्रोडक्ट की या डिमांड को फुलफिल करने की, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन्वेंट्री के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, सप्लाई किस चीज की होगी, इन्वेंट्री की तो होगी।
चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो। तो हमें ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग दोनों ही पोजीशन से बचना चाहिए। ओवर स्टॉकिंग के केस में क्या होता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज हैं उनके डंप होने का या लॉस में आने की थोड़ा कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है। तो हमारी जो बेसिकली अगर देखा जाए ओवरऑल कॉस्ट, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम प्रॉपर वे में सब मैनेज करके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी हम उसे भी मैनेज कर लेंगे। बट अगर हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर वे में नहीं है, जो भी हम सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं टू आवर रिटेलर्स, टू आवर कस्टमर्स और टू आवर वेंडर्स जो भी हैं, तो उस केस में हमारी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी। वो कॉस्ट किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट की, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, भाई जिस मीडियम के थ्रू हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज या गुड्स जो भी है पब्लिक तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है उन सब का भी, उनको भी मिनिमाइज करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही काम होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से हमें अपने हर काम को हम किस तरीके से करते हैं कि जो भी हमारी फंड्स हैं वो मिनिमम से मिनिमम हम उसका यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम उससे हम आउटपुट ले सके। तो सेम यही काम इसमें भी होता है कि जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उस केस में हमें इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए कि जो भी हमारे फंड्स का मैनेजमेंट हो वो प्रोसेस एज इट इज स्मूथ वे में चलती रहे। ऐसा ना हो कि उस एक प्रोसेस सब मीन सप्लाई चेन को फुलफिल या कंप्लीट करने के चक्कर में जो हमारे फंड्स का मैनेजमेंट है वो प्रोसेस या हमें मैक्सिमम या ज्यादा फंड्स की हमें नीड लगे। इन सब चीजों का काम, इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर करने का काम जो भी सप्लाई चेन मैनेजर होता है ये उसी का ही होता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिन पर बहुत कुछ हद तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पार्ट जनरली ये जो कंपोनेंट है जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, ये जनरली हर एक चीज का, सॉरी बच्चों, हर एक चीज या हर एक प्रोसेस का सबसे फोरमोस्ट या इनिशियल पार्ट होता है। बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे हम परचेजिंग कर रहे हो, चाहे फिनेंसिंग का काम कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। सेम उसी तरीके से अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो हमें सबसे पहले प्लान बनाना होगा कि कहाँ से हमें जो भी हमारी ऑपरेशनल डिमांड्स हैं या ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड डिमांड है या फिनिश गुड से रिलेटेड डिमांड जो भी है, ठीक है, वो डोमेस्टिकली है मीन सेम एरिया में है, बाहर की है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, ये सब कुछ हमें सेटअप कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना चाहिए। बिना किसी प्लानिंग के अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी चीजें क्या होंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी और जो काम हमें एक गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करना था वो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग के बाद का कंपोनेंट। एक और चीज, प्लानिंग कहें या फंक्शंस कहें एक ही चीज होगी, ठीक है। ये मत सोचना कि सॉरी कंपोनेंट्स कहें या फंक्शंस कहें, अगर हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं या पार्ट्स की बात कर रहे हैं या फिर फंक्शंस की बात कर रहे हैं, सब एक ही होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सब चीजें उस टॉपिक को उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना कुछ आता है उस चीज को अपने माइंड में रिवाइज करो, उसके बाद देखो कि वो चीज तुमने पढ़ रखी है या नहीं। तुरंत किसी डिसीजन पर मत पहुंचो कि ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। देखो छोटे बच्चों की बात अलग होती है जिन्हें हर चीज अलग अलग तरीके से समझाई जाती है। पीजी लेवल के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो चीज बताई जा रही है उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं उनको भी वो बच्चा या वो स्टूडेंट खुद से लिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोर्सिंग। देखो सोर्सिंग हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हमें जिन रॉ मटेरियल की जरूरत है उसको या तो हम खुद ही से अपनी विद इन द फॉर्म बना लें या फिर हम उसकी आउटसोर्सिंग करें। आउटसोर्सिंग मीन्स हम उसको बाहर से खरीदें। तो बेसिकली जो सोर्सिंग होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक इन हाउस दूसरी आउटसोर्सिंग। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सोर्सिंग का क्या यूज है, हम किसी चीज के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, अपने सप्लाई चेन मैनेजर को कि हमें ये प्रोडक्ट इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए।
अब हमें उससे पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास जो जो हमारे फर्म से रिलेटेड लोग हैं या कोई भी स्पेशलाइज्ड पर्सन है, हमें देखना चाहिए क्या उनके पास ये एक्सपर्टीज है कि हमें शायद जो भी हमारा रॉ मटेरियल उसके लिए हमें सोर्सिंग की जरूरत ना पड़े, वो हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के ही ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए या प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो सोर्सिंग एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्यों? अगर हमें ये पता है कि हमें किस जगह से लेकर किस जगह तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, ठीक है, प्रोडक्ट इन द सेंस मींस गुड्स या सर्विसेज। देखो याद रखा करो, अगर हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो उससे मेरा मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से गुड्स पर नहीं है, ठीक है, सर्विसेज भी उसी में ही आते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी जो लोकेशन है वो सुटेबल है, मींस हमें जहाँ पहुंचना है वो एकदम सीधा सीधा रास्ता है, रोड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में और उस रूट पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे केस में जो हमारी लोकेशन होगी वो वायबल होगी। वायबल मींस फिजिबल होगी कि कोई भी फर्म उस लोकेशन तक आसानी से रीच कर सकता है, पहुंच सकता है। बट अगर उस लोकेशन तक पहुंचने में ही हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे नेक्स्ट इसके आगे के स्टेप के प्रोग्राम होंगे या जो भी प्लानिंग होगी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेकिंग। मेकिंग में हमें ध्यान देना है कि जो भी एक्टिविटीज हमारी फर्म में परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हमारी फर्म में परफॉर्म हो रही हैं वो विद इन टाइम हो रही हैं या नहीं, उनका अकॉम्प्लिशमेंट या वो कंप्लीट हो रही है या नहीं, या फिर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें ये भी देखना कि जो भी एक्टिविटीज से आउटपुट जनरेट हो रहा है उससे हमारी फर्म को कोई एज सच कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, या हमारी फर्म से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ध्यान रखना होगा कि मेकिंग हमारी इन टाइम कंप्लीट हो, जिससे जो उसका नेक्स्ट स्टेप है सप्लाई चेन का वो भी विद इन टाइम कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स सामान को बेसिकली अब हमारा सब हो चुका है, अब हम क्या बेटा आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा क्लियर बोलो। आपने पूछा ना मैम, आपने पूछा ना डिलीवरी मीन्स तो मैं वही गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट हो, हाँ जहाँ से हमारा ऑर्डर हो यहाँ यस मैम ऐड कर दो पहुंचाना। लेकिन एक चीज है, ये तो हमारी नॉर्मल हम डिलीवरी सिस्टम कह सकते हैं, बट जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसे हम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कहते हैं। लॉजिस्टिक्स में हमारा यही आता है कि वेयर हाउस से लेके या फर्म के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से या प्लांट लोकेशन से जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जिसको जहां भी पहुंचाना है उसको उसके ओरिजिन पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये हमारा डिलीवरी में आता है, जिसका एक और दूसरा नाम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट भी होता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में बेसिकली हमारा ये यही होता है कि किस तरीके से जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या मेन जो भी इन्वेंट्री है उसको हम विद इन टाइम रिक्वायर्ड या जेन्युइन जगह पर पहुंचा सके। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न्स। रिटर्न से हमारा मतलब क्या है? मैं मतलब कोई हमने मतलब कोई फर्म अरे मतलब हमने अपने अकॉर्डिंग को मैं मतलब हमने मतलब अपने हम अपने जरूरत के हिसाब से मैं कोई गुड्स मंगाए, उसके बाद उसकी मैम जरूरत तो अगर हमको नहीं पड़ी तो मैम उसको मैं हमने कंपनी में फिर से भेज दिया, तो मैम वही है। हमें क्या करना होता है, रिटर्न हमारा किसी भी टाइप से हो सकता है हमने एक्सेसिव प्रोडक्ट मंगा लिया हो तो उसे हमें रिटर्न करना हो। रिटर्न के जो मोड होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं। कई बार हमें सामान के बदले हमें कैश अमाउंट मिलता है, बट कई बार हमें सामान के बदले सामान ही लेना पड़ता है, या इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि मैम वो तो मैम कंपनी की पॉलिसीज होती हैं अलग अलग, कौन क्या करता है, डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो इसमें बहुत कुछ आता है, इसमें हमारा एक रिटर्न फंड के बेसिस पर भी आता है जहाँ पे प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट होता है वो रिटर्न किया जाता है। एक उस रिटर्न की एक ये भी कैटेगरी होती है कि जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास हाँ क्या बेटा मैं वो तो प्रोडक्ट कंडीशन के ऊपर होता है ना कि जने
पैसे प्रोडक्ट चेंज कंडीशन भी होता है, लेकिन एक ये भी तो होता है जो कंपनी पोस्ट परचेज वो बिहेवियर। कंपनी होता है, डिपेंड किस टाइप की कंपनी है और वो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके हाँ बाद क्या उसकी हाँ पॉलिसी हाँ उसकी ये पॉलिसी उसके भी पे ऊपर भी होता है, डिपेंड होता है। ये भी होता है, लेकिन एक ये भी तो होता है कि कई बार क्या होता है जो हम पोस्ट परचेज सर्विसेज रिसीव करते हैं, या सपोज हमने अपना प्रोडक्ट किसी को बेचा है, ठीक है, तो उसे कुछ सर्विसेज चाहिए होती है, उन सर्विसेज में कोई चीज निकल कर सामने आती है कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में जो रिटर्न होता है वो प्रोडक्ट तो पूरा पूरा रिटर्न होगा नहीं, ठीक यस है। मैम, ये मैम जो 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 ये एलईडीज होती है मैम, वो मैम रिप्लेस होती है मैम। हाँ, नहीं कई सारे प्रोडक्ट रिप्लेस होते हैं, तुम ही लोग देखो, हम लोग आजकल मार्केट तो पहुंच नहीं रहे, हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट हमें नहीं समझ में आता है हम उसको एज इट इज रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अगर हम शॉप पे जाते हैं, कई बार शॉप पे भी रिटर्न की फैसिलिटी होती है, सपोज हमने कोई प्रोडक्ट लिया, हमने घर जाके देखा उसमें कोई प्रॉब्लम रही, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम वो प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, लेकिन उसमें देखो रिटर्न हमारा कई तरीके से होता है। कई बार सामान के बदले सामान का रिटर्न होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, वो आपने बाद में जब यूज करने की बात आई तो आपको लगा कि वो शायद सही नहीं है, ऐसे केस में क्या होता है, छोटे मोटे अगर अमाउंट का सामान होता है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बदले ही कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, करते हैं ऐसा। बट समटाइम्स क्या होता है, प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट नहीं हो पाता है, उस केस में हमें क्या चाहिए होता है, जो भी कैश अमाउंट हमने पे किया है अगेंस्ट दैट प्रोडक्ट, तो हमें वो कैश अमाउंट ही पे करना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और कैसे भी। तो रिटर्न की अगर हम बात करते हैं, रिटर्न भी हमारा कैटेगरीज में होता है कि कई टाइप के हमारे रिटर्न होते हैं। क्लियर हुआ? ये हुआ क्लियर? ये हमारे यस मैम। बेसिकली यस मैम। ओके, सप्लाई चेन के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं या फिर उन्हें हम सप्लाई चेन के फंक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने एक शॉर्ट में समझाया है, डिटेल में नोट्स तुम लोगों के पास गूगल क्लासरूम पे है, लेकिन कई बार होता है कि नोट्स से बेहतर हम जो खुद से लिखते हैं, जो खुद से समझते हैं वो हमें ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी हमारी रिक्वायर्ड फील्ड हो, हमें सिर्फ मेन ध्यान देना होता है कि हमें हमसे क्या हमारी रिक्वायरमेंट है और कहाँ पर हमें उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है अब हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मेजर्स, कि किन किन डायमेंशंस पर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली मेजरमेंट के दो ही क्राइटेरिया डायमेंशंस होते हैं, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव मेजर, दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर की अगर हम बात करें, वहां पे हम क्वालिटी से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस होते हैं उनके थ्रू जो भी सर्विसेज होती हैं या प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स होते हैं, उनको मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। उसके भी हमारे दो होते हैं, क्वांटिटेटिव अगेन कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट्स में, वो होते हैं फाइनेंशियल मेजर्स और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम उस पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव मेजर की। क्वालिटेटिव मेजर में हमें क्या क्या देखना होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कस्टमर कैसा फील कर रहा है अगेन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। क्वालिटेटिव में जनरली हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज की, कहीं हो सकता है प्रोडक्ट की पैकिंग किसी पर्सन को ना समझ में आ रही हो, ऐसे केस में हमारे प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स पे बहुत इफेक्ट आता है, ठीक है। साथ ही साथ अब हमने प्रोडक्ट बना दिया, उसको मार्केट में पहुंचा दिया, अब क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है उसकी ओर, ठीक है, मतलब कस्टमर रिस्पॉन्स आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। तो इसके लिए फीडबैक, क्या बोलो बेटा? हम कस्टमर का फीडबैक कैसा रहता है उसमें? हाँ, फीडबैक भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्स कह लो। तो ये सब कुछ हमारा कस्टमर की किसमें आएगा, जो भी हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स है, मीन्स हम यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा है कि क्वालिटेटिव में फिर से एक बार बता रहे हैं, याद रखना क्वांटिटी या वॉल्यूम ना आके प्रोडक्ट से रिलेटेड की, जहाँ पे वेट की जरूरत ना हो, सिर्फ प्रोडक्ट के जो फीचर्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं वही बिटवीन द या अमंग द कस्टमर्स वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं,
क्या क्रिएट करते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर में हमारे दो टाइप के आते हैं, एक होता है फाइनेंशियल मेजर, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल मेजर। फाइनेंशियल मेजर्स की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल मेजर में हमारे वो सारे मेजर्स आते हैं जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का मेजरमेंट किसके थ्रू करते हैं, फंड्स के थ्रू करते हैं, मॉनिटरी एस्पेक्ट पर करते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में दो हुए हमारे, एक नॉन फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मेजर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला इसमें दे रखा है सप्लाई साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मींस किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितनी साइकिल लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल टाइम मींस हम फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन जो भी हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाने का साइकिल टाइम है वो विद इन गिवन टाइम ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, मैम ये सप्लाई है क्या बेटा, मैम सप्लाई चेन लीड। हाँ पूरी बात बोलो, क्या कह रहे हो। मैम सप्लाई चेन लीड को एक्सप्लेन कर दीजिए। सप्लाई चेन कहाँ लिखा है, ऊपर मैम थोड़ा। रुको। अच्छा सप्लाई चेन लीड टाइम, बेटा सप्लाई चेन लीड टाइम हमारा यही होता है कि हमें कितने टाइम पीरियड में हमारा प्रोडक्ट फ्रॉम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है। दो चीजें दे रखी है, एक सप्लाई चेन लीड टाइम दे रखा है और एक ऑर्डर टू डिलीवरी लीड टाइम दे रखा है। ऑर्डर टू डिलीवरी तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर फ्रॉम ऑर्डर से लेकर डिलीवर्ड होने तक में कितना टाइम लग रहा है, ये हमारे ऑर्डर के रिगार्डिंग हुआ। जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं मैन्युफैक्चरर के एंड से होता है कि प्रोडक्ट जहां से उसे लेकर उस जहां जिस मतलब ओरिजिन पॉइंट से लेकर उस डेस्टिनेशन या उस रिक्वायर्ड पॉइंट तक जहां पे उसकी डिलीवरी शेड्यूल्ड है, ठीक है, या जहां पे उसकी सप्लाई शेड्यूल्ड है। देखो क्या होता है, जो ऑर्डर टू डिलीवरी है वो ऑर्डर हमारे मैन्युफैक्चरर से लेके वहां से उठा के सीधे कहाँ पहुंच रहा है, कस्टमर तक, ठीक है। बट सप्लाई चेन लीड टाइम में हमारा जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक की डायरेक्ट बात हो रही है, उसके बीच में हमारी बहुत सारी इंटरमीडिएरीज बात करती है या काम करती है। लाइक हमारा कौन अरे हमारा रिटेलर, ठीक है, कि वो कितना टाइम ले रहा है कि हमें वहां से लेकर प्रोडक्ट के कंज्यूमर तक पहुंचने में हमें कितने कितने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना कि सप्लाई चेन लीड टाइम और ऑर्डर टू डिलीवरी लीड टाइम दोनों का मतलब जो है वो मीनिंग में टाइम से ही है, बट फर्क सिर्फ इस चीज का है कि सप्लाई चेन टोटली मैन्युफैक्चर्ड के एंड से होता है और यहाँ पे कस्टमर का कोई भी पॉइंट या कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। यहाँ पे हम सिर्फ रिटेलर, शॉपकीपर या अपने वेंडर, होलसेलर तक की बात करते हैं। बट ऑर्डर टू डिलीवरी यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरर से लेके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर किया जा रहा है। अब क्लियर हुआ? यस मैम। बेसिकली देखो जो हमारे क्वांटिटेटिव में दो मेजर्स हैं, एक फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में हमारे वो सारी चीजें आएंगी जिनका फंड से या फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर कोई भी रिलेशन ना हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मींस जब हमारा प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट के फिनिश गुड्स बनने तक, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट के ऑर्डर से लेकर उसका कस्टमर तक पहुंच जाने तक, ठीक है। दूसरा है कस्टमर सर्विस लेवल। कस्टमर सर्विस लेवल मींस कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है उसका लेवल क्या है, वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। ये पॉइंट हमारा कहाँ से रिलेटेड, ये हमारे कस्टमर से तो रिलेटेड नहीं हो। ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट है कस्टमर से ही रिलेटेड, बट शुरुआत से ही नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा कस्टमर था उस तक उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो इन टाइम पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। लेट सपोज इन टाइम पहुंच भी गई तो उसमें हमारा जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है या नीड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इन्वेंट्री लेवल भी इसी में ही आ जाता है। इन्वेंट्री लेवल में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक, लाइक कि बताएं
इन्वेंट्री के बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप के लेवल होते हैं, पता है। एक तो हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट होता है हमारा, क्या होता है, लो बच्चों, सबसे पहले प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जो वक्त लगा, उसके बाद उस प्रोडक्शन से उठ के प्रोडक्ट हमारा मार्केट तक आया, उस मार्केट से उठ के प्रोडक्ट हमारा कहाँ आया, और यूज, ठीक है। और इसी यूज के थ्रू ही हमें फीडबैक मिल पाता है रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट, कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट को लेकर, एक सेकेंड बच्चों, हमारे प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर की क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है। ये हमारा कस्टमर सर्विस लेवल है कि ऑर्डर फिल रेट, कितने टाइम में ऑर्डर उसका कंप्लीट हो गया, स्टॉक आउट रेट कि हमने जब क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑर्डर फिल रेट मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर टिल रिसीविंग ऑफ ऑर्डर कस्टमर किस हद तक सेटिस्फाई रहा है जो भी उसको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक आउट रेट। स्टॉक आउट रेट मीन्स कई बार हमारा जो ऑर्डर का पोर्शन होता है, बहुत सारे पोर्शन क्या होते हैं, स्किप हो जाते हैं। क्यों स्किप, क्या रीजन हो सकता है स्किप होने का। एक तो यही कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, ठीक है। बैक ऑर्डर लेवल मीन्स ये भी एक अंदर टाइप का सर्विस लेवल है, जिसमें कि जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए उनका अभी वेट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी, सॉरी, ऑन टाइम मीन्स हमारी प्रोडक्ट की डिलीवरी यहाँ से 24 किलोमीटर, जैसे कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड या एक डिस्टेंस रख दिए कि इतने किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक प्रोबेबल टाइम पीरियड सेट कर देना चाहिए। जैसे तुम ही लोग देखो, हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, सपोज अमेजोन या फ्लिपकार्ट से करते हैं, किसी भी ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, तो वो एक टेंटेटिव टाइम दिखा देते हैं कि 4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि हर बार वो 4 दिन में ही मिले। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट है वो हमने बहुत पहले ही रिसीव कर लिया होता है ऐसा। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी की प्रोसेस को भी और इम्प्रूव करना चाहिए। इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं हमारे, हमने ऑलरेडी बता रखा था, 3-4 लेवल होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये हमने बताए थे। सबसे लास्ट होता है स्पेयर पार्ट, वो भी तब जबकि हमने स्पेयर पार्ट्स में हमारे वो सब भी आते हैं कि जिनको कोई भी क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा हम रखते हैं कि जब जिस चीज में हमारी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम कहाँ और कैसे कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज, स्टोरेज रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। स्टोरेज रिसोर्सेज में हमारे जहां हम स्टोर करके रख रहे हैं, लॉजिस्टिक्स जिन जिन मीडियम्स के थ्रू हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर जब हम आते हैं उस टाइप के रिसोर्सेज जिनमें क्या कह सकते हैं, लाइक जैसे कि हमें अगर स्टॉक खरीदना पड़ रहा है रॉ मटेरियल, तो हम कुछ पेमेंट देके खरीद लेंगे, हर बार हम क्रेडिट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारी कहाँ आती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। तो ये सारे तो हमारे आगे नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मेजर्स की। फाइनेंशियल मेजर्स में हमारी बहुत सारी चीजें आती है, लाइक रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट है, अच्छा क्या क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, किस कॉस्ट में हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने जो सामान बेचा उससे हमें जो भी प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, लाइक मटेरियल हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली रेट्स, मींस जो हमारे पर्टिकुलर एक्टिविटी बेस्ड जो भी हमारी कॉस्ट जनरेट हो रही है, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, प्रोडक्ट की असेंबली भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, हम इतने टाइम पीरियड से कोई इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है।
ऐसे केस में हमारी इन्वेंट्री को होल्ड करके अपने पास रखने हैं, उसके प्रोक्योरमेंट की भी कुछ कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने, ये सारी हमारे फाइनेंशियल मेजर आएंगे क्योंकि ये सब मॉनेटरी एस्पेक्ट पर रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्सपायर्ड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, एक्सपायर्ड भी हो चुकी है और पेरिशेबल भी। पेरिशेबल मींस हमारी इसमें एक एग्जांपल बेसिक सा है कि हमारी कोई भी इटेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, एक्सपायर्ड हो चुका है बट उसकी कॉस्ट तो हमें जनरेट होगी, हमने उसे परचेज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेनल्टीज फॉर इनकरेक्टली फिल्ड और लेट ऑर्डर्स डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। सपोज हमें कोई गलत ऑर्डर हमने अपने कस्टमर को दे दिया है या जितने टाइम पीरियड में होना था उससे या फिर गलत कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हुआ है, इस टाइप से हमें कुछ पेनाल्टी भी पे करनी पड़ जाती है, ठीक है। या फिर सपोज कई बार ऐसा होता नहीं है कि हम लोग को जो हम लोग ऑर्डर करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें एज इट इज वो अमाउंट पूरा रिटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट्स फॉर इनकरेक्टली फिल्ड और लेट डिलीवरीज फ्रॉम सप्लायर्स। हमें क्या होता है, कई बार हमारे सप्लायर या वेंडर के एंड से डिले होता है, उस केस में भी हमें कुछ ना कुछ लेट पेमेंट का तौर पर कुछ पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। कस्टमर ने जो गुड्स रिटर्न कर दिए उसकी भी कॉस्ट कौन बियर करेगा, मैन्युफैक्चरर ही करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर के पास जो प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है वो भी कौन, मैन्युफैक्चरर ही बियर करेगा। तो इस टाइप से देखा जाए ये सब हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वेरियस मेजर्स होते हैं। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लो बच्चों जितना आज बताया, ओके। तो आज का ये टॉपिक हमारा यही माइंड अप होता है। अब हमारा यूनिट 2 में शायद एक ही टॉपिक बचा है, प्लांट लेआउट या फैसिलिटी लोकेशन का, कुछ ऐसे ही करके है, ठीक है। तो वो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस दिन से वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गूगल क्लासरूम पे एक बार देख लेना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नोट्स अपडेट है, ठीक है। और अपने क्लास के स्टूडेंट से बोलो कि जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है वो जल्द से जल्द असाइनमेंट भी सबमिट करें, ठीक है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।